अद्वितीय डिजाइन वाली बाथटब और उतनी ही अनोखी फिनिशिंग पूरी तरह से तैयार है। इसकी लागत सिर्फ $50 है। ऐसी बाथटब को उदाहरण के लिए प्राकृतिक संगमरमर जैसा फिनिश दिया जा सकता है या फिर इसे कृत्रिम पत्थर जैसा भी बनाया जा सकता है। ऐसी बाथटब की सस्ती फिनिशिंग में कल्पना की उड़ान लगभग असीमित है। मुझे लगता है ऐसी बाथटब कोई भी बना सकता है क्योंकि इसमें खास कौशल नहीं चाहिए। इनका गैराज में निर्माण करना भी एक अत्यधिक लाभदायक छोटा व्यवसाय बन सकता है। इसमें जबरदस्त मुनाफा है जिससे आप 1000 का मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कुछ बड़ी छोटी गलतियां हुई और अंत कई लोगों के लिए अप्रत्याशित रहेगा। इसलिए अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। वे गलतियां दोहराए नहीं जिन्हें दोहराना बेहतर नहीं है और आप बेकार के खर्च और अतिरिक्त मेहनत से बच सकेंगे जिससे आप और भी ज्यादा बचत कर पाएंगे। याशा कोस्याका चैनल के दर्शक ये महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले जानेंगे। जो लोग इस प्रोजेक्ट से अनजान हैं उन्हें मैं जल्दी जानकारी दूंगा। जो लोग जानते हैं उन्हें मैं मुख्य बातें संक्षेप में याद दिला दूंगा। नमस्कार। मैंने बहुत थोड़ा सा पेनोप्लेक्स लिया। पेनोप्लेक्स एक तरह का फोम है। मैंने दोनों तरफ से शीट्स को खुरदुरा बना दिया। 2 शीट्स की एक तरफ मैंने अस्थायी रूप से ग्लास फाइबर नेट चिपकाई जिससे उन्हें नेट के साथ मोड़ा जा सकता है। मैंने दोनों शीट्स को लंबाई में चिपकाया और बाथटब की चौड़ाई चिन्हित की। मुड़ी शीट्स के निचले किनारों को झुकाव के अनुसार काटा। मुड़ी शीट्स बॉटम शीट्स पर चिपकाई। लकड़ी की पट्टी से अस्थायी सपोर्ट दिया और साइज अनुसार दाएं बाएं किनारों की शीट्स काटकर चिपका दी। मुड़ी शीट्स के कटे टुकड़े भी इस्तेमाल किए। आसान तरीके से ऊपरी लाइन खींची और किनारे ऊंचाई अनुसार काटे। बहुत जल्दी एक हल्की संरचना बन गई जिसकी बनावट से मैं संतुष्ट हूं। दाएं बाएं किनारों को गोल करने के लिए मैंने फोम गोंद से 4 क्षैतिज लकड़ी की पट्टियां अस्थायी रूप से चिपकाईं। पानी निकालने के लिए मैंने अस्थायी लकड़ी की पट्टियों से तली को ढलानदार बनाया जिससे ढलान सही बना। इसके बाद मैंने बाथटब को पलट दिया। मैंने वाटरप्रूफिंग के लिए मिश्रण बनाया। मैंने वाटरप्रूफिंग सिर्फ जोड़ पर लगाई क्योंकि एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायरीन फोम ना पानी सोखता है ना ही उसे गुजरने देता है। पॉलीयूरेथेन निर्माण गोंद फोम पानी को आर पार जाने दे सकता है। मैं प्लास्टरिंग ग्लास फाइबर जाल से टुकड़े बना रहा हूँ। मैंने आर्मिंग लेयर के लिए थर्मल इंसुलेशन मिक्स व ग्लास फाइबर जाल लगाया। मिश्रण के सेट होने के बाद उत्पाद की मजबूती बढ़ गई लेकिन किनारे अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। मैंने अंदर की तरफ वाटरप्रूफिंग लगाई। मैंने फिर से ग्लास फाइबर जाल से पैटर्न बनाए। मैंने अंदर से सुदृढ़ीकरण किया। सुदृढ़ीकरण परत की मोटाई केवल कुछ मिलीमीटर है इसलिए मिश्रण बहुत कम मात्रा में ही लगा। मैंने एक किनारे के आकार को थोड़ा ठीक किया। जब परत ताजा थी तब अस्थायी पट्टी लगाई। जब मिश्रण जम गया तो मैंने टब को पलटा और सतह को सीमेंट पुट्टी से फिनिशिंग करना शुरू किया। पुट्टी सूखने के बाद बाहर से मैंने खरीदा हुआ फिनिशिंग कोट लगाया जो रंगीन रेत के मिश्रण से बना था और एक्रिलिक बेस में मिलाया गया था। बहुत जल्दी ऐसी खूबसूरती तैयार हो गई। अब सच का पल आ गया है। मैं पानी डाल रहा हूं। इस बाथटब का ढांचा मुझे सिर्फ $30 में पड़ा। यह सिर्फ 2500 रूसी रूबल है या सिर्फ 90 हमारे बेलारूसी रूबल। फिनिशिंग पर मैंने तय किया है कि $20 से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। मेरे बाथटब के तल पर ज्यादातर जोड़ एक जगह पर है। कुछ घंटे इंतजार करता हूँ। कोई रिसाव नहीं मिला इसलिए ज्यादा पानी बर्बाद ना हो और उसे निकालने में दिक्कत ना हो क्योंकि अभी ड्रेन नहीं है। मैंने पहली परीक्षा पास मान ली। नीचे रिसाव नहीं था तो ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अब मैं बाथटब अंदर से प्राइमर लगा रहा हूँ। मैं प्राइमर के सूखने का इंतजार करता हूँ और फिर सतह को सीमेंट पुट्टी से फिनिश करने लगता हूँ। मैं सीमेंट पुट्टी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ न कि जिप्सम या एक्रिलिक पुट्टी क्योंकि वे बाद में गीला होने से बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और पानी से तुरंत बेकार हो जाती हैं। मैंने बाथटब के डिजाइनर बॉडी बनाने के सभी चरणों के विस्तृत वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है और जानकारी चाहिए तो वह वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पहले यह वीडियो पूरा देखें।
इसमें ज्यादा जरूरी बातें हैं। अब मैं पहला लेयर पुट्टी लगा रहा हूं। इस बाथटब बॉडी वीडियो में मैंने पेस्नी याशी कोसेका चैनल के दर्शकों से सजावट के लिए सलाह मांगी थी। उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जागरूक वैश्विक समुदाय ने बहुत सारे सुझाव और समाधान दिए। पहली परत सूखने पर मैं दूसरी पुट्टी लगाता हूं और चौड़े स्पैटुला से सतह समतल करता हूं। मैं सूखी सतह पर प्राइमर लगाता हूं। तीसरी परत में मैं सिर्फ बाकी गलतियां सुधारता हूं। मास्को के सब्सक्राइबर किरिल ने सबसे अधिक समाधान सुझाए, जो अब चैनल और मेरे भी दोस्त हैं। सीमेंट पुट्टी से काम करना जिप्सम और एक्रिलिक पुट्टी से आसान था। इंसान हमेशा सीखता रहता है। दोस्त किरिल ने कई सलाहें दी। पहली थी कि बाथटब में वही एक्रिलिक डालो जो पुरानी बाथटबों को नया करने के काम आता है। दूसरी सलाह थी बाथटब में मोटी कंक्रीट डालना या एपॉक्सी मिश्रण से भरना या एपॉक्सी पर कंकर बिछाना, इनेमल की कई परतें चढ़ाना, लकड़ी जैसी विनाइल या स्विमिंग पूल वाली पीवीसी शीट लगाना, मोज़ेक बिछाकर एपॉक्सी ग्राउट से जोड़ भरना, थोड़ी सी इनेमल सेलमाश से लाना और दिखाना कि हमारे बेलारूसी कंबाइन कितनी अच्छी पेंट से रंगे हैं। बाथटब को पतले लकड़ी के शीट से वार्निश के नीचे लपेटना, लिनोलियम से ढकना, सजावट में माइक्रो सीमेंट का इस्तेमाल करना, नदी की सीपियों से सजाना, 3D प्रिंटर से मोज़ेक प्रिंट करके बाथटब को उससे सजाना। जब अंदरूनी हिस्सा सूखता है, मैं बाथटब साइड में पलट देता हूं। मुझे लगता है किरिल और बाकी सभी दर्शकों द्वारा सुझाए गए लगभग सभी विकल्प असल में काफी व्यवहारिक हैं, लेकिन ज्यादातर या तो महंगे हैं या मेहनत वाले या उत्पाद को भारी बना देंगे या ये सब होगा। शुरुआत में मैं पुट्टी को स्पैचुला और फिर एब्रेसिव जाली तख्ती से समतल करता हूँ। मुझे बढ़ई या मोज़ेक कलाकार बनने का शौक नहीं है। मेरे लिए डिजाइनर होना ही काफी है। पिछली वीडियो में मैंने खरीदी गई रंगीन रेत मिश्रण से बाथटब की सिर्फ एक तरफ ढकी थी। फिनिशिंग मटेरियल यहाँ सिर्फ बड़े पैकेट में मिलता है। मैंने इसे स्लाइडिंग गेट्स फोम वाले फिनिश करने में इस्तेमाल किया। थोड़ा बच भी गया। बाथटब के लिए लें तो ये 10 बाथटब या उससे भी ज्यादा के लिए काफी है। बाकी मटेरियल किसी काम का नहीं है। बाथटब की दूसरी तरफ मैंने मार्बल जैसा फिनिश देने का सोचा। गंदा जिप्सम बोर्ड दिखा रहा था कि मार्बल जैसी फिनिशिंग के लिए इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना जरूरी है। आखिर ये एक प्रयोग है जिसमें अलग अलग विकल्पों को आजमाना अच्छा रहेगा। और मैंने कुछ ऐसे मास्टरों के वीडियो देखे जो कहीं पूरब से हैं और जिनकी कला वाकई कमाल की है। मैं पहली नजर में आसान लगने वाली तकनीकों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पैकलिंग से मार्बल बनाना नई बात नहीं है। मेरे साथी व्लॉगर और DIY करने वाले लोग इस सस्ते विकल्प का इस्तेमाल पहले ही अपने प्रोजेक्ट्स में कर चुके हैं और इससे शानदार फिनिश मिलती है। शायद मैं अलग हूँ क्योंकि मैं पहली बार 90% फोमप्लेक्स से बनी खुद की बाथटब पर ये कोटिंग लगा रहा हूँ। मुझे दुनिया में सबसे पहला होना पसंद है। मुझे अपने सामान में सही चौड़ाई का पुराना स्पैचुला मिला और मैंने पूर्वी कारीगरों की वीडियो में देखी तकनीकें आजमाना शुरू किया। ये पुराना स्पैचुला दूसरे स्पैचुलों और कुछ और औजारों के साथ हमारे हॉल की मरम्मत के लिए रखे गए मजदूरों ने छोड़ दिया था। वे मजदूर 1.5 दिन काम करने के बाद और एडवांस लेने के बाद ऐसे गायब हो गए जैसे कहीं टेलीपोर्ट हो गए हों। यहाँ तक कि अपनी रबर की चप्पलें भी छोड़ गए। ये साफ है कि इस स्पैचुला ने सैकड़ों वर्ग मीटर सतह को या तो समतल या शायद खराब किया है। इसमें निश्चित रूप से कोई अदृश्य मेहनतकश ताकत छुपी हुई है जो मेरी मदद करेगी। मुझे इसी पर बहुत उम्मीद थी। अगर फिनिशिंग करने वालों को सच में एलियंस ने अगवा किया हो तो हमारे पोस्ट सोवियत इलाके में एडवांस मिलने पर मजदूरों का गायब होना आम है। इसलिए अगर सच में कोई खतरा आए तो हम शायद सतर्क नहीं रह पाएंगे। हम उन्हें एलियन दुश्मनों से नहीं छुड़ाएंगे क्योंकि हमें लगेगा कि सारा दोष हरी नागिन शराब का है। अपने पहले खुद के बनाए गए मार्बल में मैंने सिर्फ काला पिगमेंट इस्तेमाल करने का फैसला किया और सिर्फ ग्रे के शेड्स तक ही खुद को सीमित रखा। मैंने जांच और ओरिएंटेशन सही करने के लिए पहले एक लाइन खींची। बिल्कुल
स्पेस में ओरिएंटेशन की। मैं इसी लाइन के सहारे स्पैचुला से काम करूंगा। बहुत से क्रिएटिव लोग ज्यादा पीते हैं। अब समझ आ रहा है क्यों। जो इंसान पीता है उसके लिए ऐसी नेचुरल लाइनों को बनाना काफी आसान होता है बनिस्बत उसके जो नहीं पीता। सिर्फ होश में रहने वाले लोग ही हर चीज को एकदम सीधा और सपाट बनाना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं पीता, इसलिए मेरी लाइन बस ठीक है। इतिहास में पहली बार जानी गई सिरेमिक बाथटब भारत में मिली थी, जिसकी उम्र 5,500 साल है। इससे साबित होता है कि भारतीय भाई सिर्फ कामसूत्र ही नहीं पसंद करते थे। पोम्पेई में खुदाई के दौरान कांसे की बाथटब मिली थी। वीपीएस की यह बाथटब आकार में अपने पूर्वजों से ज्यादा अलग नहीं है। रोम में बाथटब का बहुत ज्यादा चलन हो गया था। मिस्र की रानी क्लियोपात्रा को स्नान करना बहुत पसंद था। सिर्फ पानी ही नहीं, दूध और जड़ी बूटियों के काढ़े से भी नहाते थे। यूरोप में मध्य युग में स्नान पाप माना जाता था। लोग बहुत कम नहाते थे, जिससे भयानक महामारियां फैलीं। सुना है कि आज भी वहां हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। उस्मानी साम्राज्य में बाथटब बहुत पसंद किए जाते थे और अक्सर इन्हें संगमरमर से बनाया जाता था। प्राचीन यूनान में लोग बैठकर स्नान करते थे। महिलाओं के लिए गर्म, पुरुषों के लिए ठंडा पानी होता था। संभवतः इससे जन्म दर सीमित करने की कोशिश होती थी। रूस में बाथटब का उपयोग 15वीं सदी में शुरू हुआ और शुरू में ये लकड़ी के बनते थे। 17वीं सदी में जंगलों की कमी से ये स्टील से बनने लगे। पीटर महान के समय कास्ट आयरन बाथटब आए। ये बहुत महंगे थे और कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध थे। आम लोगों के लिए बाथटब करीब 1 सदी बाद जाकर सुलभ हुई। यानी ये सब बहुत हाल की बात है। इसलिए मैं उत्साह के साथ सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि पहले से डिजाइन की गई मार्बल जैसी दिखने वाली बाथटब को सभी के लिए सुलभ बना सकूं। मैं ऊपर से सब कुछ पतली सफेद पुट्टी से ढकता हूं। कौन जानता है, शायद 1 सदी बाद ये प्रसिद्ध हो जाए कि याशा कोसाकोस्याक, महान बेलारूस वास्तुकार, ने दुनिया को दिखाया कि सिर्फ $50 में डिजाइनर बाथटब कैसे बनती है। मुझे शारीरिक मेहनत पसंद है क्योंकि इससे कई विचार आते हैं। थोड़ी पुट्टी बची है, बेकार न हो इसलिए मैं अभ्यास करता हूं। सीमेंट पुट्टी लगाने के बाद सिर्फ पहले 3 दिन तक ही उस पर आसानी से काम किया जा सकता है। इसके बाद यह पुट्टी बहुत सख्त हो जाती है और पत्थर या कंक्रीट जैसी बन जाती है। और कंक्रीट की मजबूती ही तो हमें चाहिए। यह सीमेंट पुट्टी का विज्ञापन नहीं है। शुरुआत में मैंने पूरी अंदरूनी सतह पर एब्रेसिव जाली से घिसाई की। नतीजा जल्दी ही सामने आ गया। मैंने 180 नंबर की सैंडपेपर इस्तेमाल की। यही सैंडपेपर वही गायब मजदूर मुझसे खरीदना चाह रहे थे। अगर आप मेरा अनुभव दोहराना चाहें तो सुरक्षात्मक दस्ताने जरूर पहनें। फिनिशिंग मटेरियल से त्वचा में जलन हो सकती है। सतह समतल करना संतोषजनक है क्योंकि इसका परिणाम तुरंत दिखता है। इस बार हमारे आमतौर पर ज्यादा ठंडे नहीं रहने वाले बेलारूस के इलाके में सर्दी बहुत कड़ी रही। बहुत बूढ़े कुत्ते को बार-बार दराज में गर्मी के लिए अंदर लाना पड़ता है। यहाँ तक कि जानवर भी मेरे काम के प्रति उदासीन नहीं हैं। कुत्ता भी इसे चमत्कार समझता है। कुछ ही दिन पहले मालिक ने गराज में 6 शीट थर्मोकोल, 2 छोटे-छोटे बोरे और एक जाली का रोल लाया था। ज्यादा मेहनत किए बिना मजे में थोड़ा सा जादू किया और अब एक भव्य कृति तैयार हो गई है, जिसके चारों ओर नाच गाना भी किया जा सकता है, क्योंकि तकनीक तो एक ही है। आखिरकार वो समय आ रहा है जब एक आदमी पसीना बहाकर मेहनत करेगा ताकि आर्किटेक्चरल कंक्रीट से बनी शानदार बाथटब खरीद सके, जिनके लिए बेईमान डिजाइनर बिना शर्म के $5,000 तक वसूलते हैं। या फिर वो फैशनेबल आर्टिफिशियल स्टोन से बनी बाथटब के लिए पैसे जमा करेगा, जिनकी कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। बाकी लोग याशा कोश्याक चैनल के गाने देखेंगे, $50 लेंगे और अच्छा समय बिताएंगे। जल्द ही उन्हें ऐसी बाथटब मिलेगी जिसे देखकर अमीर भी जलेंगे। जब खुद के लिए काम कर सकते हैं
तो डिजाइनरों के लिए क्यों काम करें? मेरे मार्बल में लगता है कि असल में YouTube पर देखी गई कई तकनीकों का मिश्रण हो गया है। मैं नहीं समझ पाया कि उस्ताद लोग एक ही पुट्टी को स्पैचुला से इतना लंबा फैला लेते हैं, जबकि मैं सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक ही कर पाता था। आदर्श रूप से एक ही मूवमेंट में पूरे किनारे पर स्ट्रोक फैलाना चाहिए था, जिससे जोड़ दिखते हैं। ऊपर पूरी सतह को सफेद पुट्टी से चिकना किया गया है, इसलिए जब मैं सैंडपेपर से काम करता हूं, तो जैसे मैं टेक्सचर को उभारता हूं, यहां बहुत आसानी से जरूरत से ज्यादा घिसाई हो सकती है, जिससे मार्बल की टेक्सचर खराब हो सकती है। यह की प्रक्रिया ईंट या पत्थर की डेकोरेशन से ज्यादा मेहनत वाली है, जो मैंने पिछले थर्मोकॉल कामों में लगाई थी। टिप्पणियों में संदेह और आलोचना थी, जो शायद ईपीपीएस आधारित कंपोजिट की ताकत पर विश्वास नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं कि यह एक कंपोजिट है, जिसमें सैंडविच पैनल का असर भी शामिल है, और इसमें 90% ईपीपीएस है, जिसे फोम भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाथटब की मजबूती फोम जैसी है। पहली कोशिश में मेरी मार्बल जैसी फिनिशिंग ऐसी बनी। कृपया सख्ती से मत आंकिए। मैं अपने इंट्यूटिव डिजाइनर होने का बहाना बना सकता हूं, जैसे कह सकता हूं कि मैं कलाकार हूं और मार्बल को ऐसे ही देखता हूं। लेकिन यह तो साफ है कि परफेक्शन अभी दूर है और अभी काफी काम करना बाकी है। लेकिन मैंने सोचा, ये तो बस पैटर्न्स ही हैं, इनका कोई और काम नहीं, सिर्फ सजावट के लिए हैं। इन्हें सही से लगा दें तो और सुंदर लगेंगे। फिर भी लागत में फर्क नहीं आएगा। चूंकि ये सस्ती डिजाइनर बाथरूम है, इसलिए मैंने यहीं रुकने का तय किया। इस दौरान मैंने अपने गैराज को इतनी धूल से भर दिया, जिसमें नया 3D प्रिंटर है, कि अब अगली बार मार्बल के साथ सिर्फ खुले में गर्म मौसम में ही काम करूंगा। अगर थोड़ी प्रैक्टिस करें तो सब आसान है। फिर से प्राइमर लगाया जाता है। अगर घर में मरम्मत के दौरान ऐसा बाथटब बनाया जाए, तो यह डॉक्टर की सलाह जैसी ही है, क्योंकि एक धूल भरी प्रक्रिया दूसरी में बाधा नहीं बनती। लेकिन गैराज में सफाई करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। ऊपर से कुत्ते ने इस सारी गंदगी पर चुपचाप नाराजगी जताई। एक अविश्वासी ने कहा, मैंने वॉश बेसिन नहीं, मॉडल बनाया। दूसरे ने कहा, अगर पानी भरी वॉश बेसिन एक दिन टिके तो वो विश्वास करेगा। तीसरे को पूरा विश्वास है कि जैसे ही मैं किनारे बैठूंगा, वॉश बेसिन टूट जाएगी। सच जल्दी सामने आएगा, बस थोड़ा इंतजार करें। मैंने वॉश बेसिन के लिए सबसे सस्ता सिफॉन खरीदा और सही डायमीटर का क्राउन ड्रिल चुना। वही ड्रिल थी जिससे बहुमंजिला बर्ड हाउस बनाते समय मैं स्क्रू से टकराया था। इसलिए उसी ड्रिल से वॉश बेसिन में छेद करना मुझे बिल्कुल भी अफसोसजनक नहीं लगा। ऐसी वॉश बेसिन बनाने में हमें कोई जोखिम नहीं है, लागत बहुत ही कम है। बना लिया, छू कर देखा, घुमा लिया। अगर पसंद ना आए तो बगीचे के लिए सही रहेगा, और बगीचा ना हो तो इसे बगीचे वाले को गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट की कद्र होगी। वॉश बेसिन के बेस के लिए मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स की बची पीपीएस कटिंग्स इस्तेमाल करने का सोचा। वॉश बेसिन का तल अंदर की ओर झुका होता है, ताकि पानी आसानी से निकल सके, पर बेस सपाट होना चाहिए और नीचे सिफॉन के लिए जगह होनी चाहिए। इसलिए बेस के बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहले फोम की कटिंग्स की पहली परत से मैं तल की शेप को दोहराता हूँ। सपाट सतह पाने के लिए मैंने सोचा कि गोंद वाली फोम की परत की मोटाई बदल कर देखूं। यहां मैंने गलती कर दी, क्योंकि सतह को पहले से गीला नहीं किया। गोंद को नमी पसंद है। मैंने फोम भी ज्यादा डाल दी। ऐसी बाथटब के लिए बेस आसानी से लकड़ी और लोहे से बनाया जा सकता है, लेकिन ये शायद सबसे सस्ता और आसान तरीका है। घर में बाथटब पहले से है और इसे बाहर खुले में लगाने का प्लान है। हमारा फोम लैंड को बेहतर बनाएगा, जबकि लकड़ी बाहर टिकाऊ नहीं होती और नाजुक है। दूसरे हिस्से को थोड़ा गीला कर रहा हूं और कम फोम लगा रहा हूं। दूसरा हिस्सा जल्दी सेट हो गया।
बेस के दूसरे हिस्से में फोम पूरी तरह जम गया, जबकि पहले हिस्से में सिर्फ किनारों पर जमा। ईपीपीएस जल वाष्प नहीं गुजरने देता, जिससे फोम के जमने में देर लगती है। इसलिए मैंने पहला हिस्सा हटाकर गीला किया और फिर से चिपकाया। अब मैं आधार की फिनिशिंग आरी से करता हूँ, इसलिए फोम की परत बदलने की ज्यादा चिंता नहीं थी। ईपीपीएस को जैसे तैसे चिपका दो और फिर एक साथ सब कुछ आरी से बराबर कर लो। इससे गोंद फोम की बचत हो जाती। मैं हमेशा सबसे आसान हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो जरूरी नहीं कि आसान हो। ईपीपीएस पर मूर्तिकार की अंतिम सजावट। सब कुछ मजबूत और भरोसेमंद है। अब सब कुछ एकदम दुरुस्त है, या फिर लगभग वैसा ही। अब समझ आया, अगर बाथटब टेस्ट में नहीं टूटा तो मैं $50 में फिट हो जाऊंगा। ये गैराज के लिए अच्छा बिजनेस भी हो सकता है। बस जरूरत है थोड़ी क्वालिटी और बढ़ाने की, और ये तो मेहनत का काम है। मुझे लगता है ऐसी बाथटब्स आसानी से $500 में बेची जा सकती हैं, यानी कि 40,000 रूसी या 1,500 हमारे बेलारूसी रूबल में। और ये किसी भी डिजाइनर बाथटब से काफी सस्ता है। साथ ही इसमें मुनाफा भी जबरदस्त होगा, लगभग 1000% तक। कैसा लगा ये इलॉन मस्क? शुरू में तो मैं खुद भी महीने में ऐसे 10 बाथटब आसानी से बना सकता हूँ। फिर बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। पत्नी, बेटे, बेटी, मैं ये आइडिया छोटे व्यापारियों को दे रहा हूँ। आज मैं बहुत दयालु हूँ। आगे सब कुछ हमेशा की तरह चलेगा। मुझे सबसे पसंद वो तरीका है जिसमें बाथटब पर एक्रिलिक की परत डाली जाती है, जैसे पुरानी बाथटब की मरम्मत में होता है। लेकिन जब इंटरनेट पर उसकी कीमत देखी तो समझ गया कि $20 में फिनिशिंग के साथ ये संभव नहीं है। उसी वक्त मुझे बाथटब और सिरेमिक के लिए स्प्रे पेंट मिल गई, जिसका मुझे पता ही नहीं था। ये एक्रिलिक से काफी सस्ती है। पास के बड़े बिल्डिंग मटेरियल स्टोर में ये मिल गई। मैं गया, 2 स्प्रे कैन खरीदी और गेट को पॉलिथीन से ढक दिया। सतह को धूल मिट्टी से साफ कर रहा हूं। पत्नी का नेल पॉलिश रिमूवर चुरा लिया। सतह को डिग्रीज कर रहा हूं। जब मैंने पेंट करना शुरू किया तो मुझे पेंट की बहुत जानी पहचानी खुशबू आई। वो पेंट जिसे एक्रिलिक से पहले के समय में बहुत इस्तेमाल किया जाता था। जब मैंने डिब्बे पर सामग्री पढ़ी तो पता चला कि ये साधारण एल्कीड पेंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटे डिब्बों से पेंट करते समय हवा में इतनी गैस हो सकती है। अच्छा हुआ पास में पुराना रेस्पिरेटर था। डिब्बे मुझसे कभी नहीं बोले। एक स्टैंडर्ड डिब्बे में 520 मिलीलीटर पेंट और छिड़कने में मदद करने वाली गैस होती है। एक डिब्बे में सिर्फ 300-350 ग्राम पेंट होता है, जबकि उसी कीमत में आप 1-2 किलो एल्कीड पेंट खरीद सकते हैं। ये निर्माता पर निर्भर करता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं एल्कीड पेंट की डिब्बी खरीदकर ज्यादा बचत करता। अगर हम बाथटब पर कई मजबूत एल्कीड लेयर पेंट करें तो वाटरप्रूफिंग और बेहतर हो जाती है। पहली लेयर पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं होती। मैं बाथटब को बाहर से एक्रिलिक वार्निश से कोट करता हूं, जो पत्थर, ईंट और कंक्रीट के लिए आम और हर मौसम में आजमाया हुआ विकल्प है। आधार की फिनिशिंग को लेकर मैं ज्यादा परेशान नहीं होता। मुझसे अब परीक्षण शुरू करने का इंतजार नहीं हो रहा। अगर मुझे पता होता कि एल्कीड वार्निश और पेंट्स बाथटब के लिए सही हैं, तो मैं अंदर की सतह भी संगमरमर जैसी पेंट कर देता। उसकी फिनिशिंग में मेहनत नहीं होती। पत्थर तराशने वालों की गलतियों के निशान असलीपन बढ़ा देते हैं। ऐसी बाथटब का एक बड़ा फायदा यह है कि इसे अकेले भी घुमा फिरा सकते हैं। ओवरफ्लो अभी नहीं लगाया है, क्योंकि अभी तक तय नहीं किया कि कौन सी साइड सामने रहेगी। इतने कमेंट्स पढ़े कि गैराज में टेस्ट करने से डर लगने लगा। आपने मुझे डरा दिया। अब मैं यही ठंड में करूंगा। शानदार डिजाइनर बाथटब में फिटिंग्स पर पैसे बच सकते हैं। नीला ढक्कन रेट्रो एहसास देता है। मैं भी डिजाइनर हूं और स्टाइल को ऐसे ही देखता हूं। मैं भूल गया हूं कि इस शेप के कंटेनर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। चलिए नाइट्रेट बाल्टी से गिनते हैं। पहली बाल्टी,
दूसरी बाल्टी, मैं गर्म पानी डाल रहा हूं। तीसरी बाल्टी, चौथी, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। ढोते ढोते थक गया हूं। बाहर का नल सर्दियों के लिए बंद कर दिया गया है। 19वां, 20वां, 21वां, 22वां। अगर गर्मी होती तो जरूर नहा लेता, लेकिन जुकाम ने घेर लिया है, दया करो। 23वां। कुल मिलाकर 250 लीटर जो इस बड़ी खरीदी बाथटब का वॉल्यूम है। लगता है इसमें और भी आ सकता है। वॉल्यूम को लेकर मैंने सच में ज्यादा कर दिया। ये डिजाइनर बाथटब दिखावटी अमीरों के लिए है और छोटी नहीं होनी चाहिए। 500 लीटर में टेस्ट तभी करूंगा जब मौसम गर्म होगा। माफ कीजिए, शायद इसे अलग छोटे वीडियो के रूप में जारी करूंगा, जैसे ईपीपीएस मिनी स्विमिंग पूल पर बनाए थे, जो अब चौथे सीजन के लिए तैयार है। शाम हो गई है, लेकिन पानी अब भी गर्म है, जबकि कंक्रीट या कृत्रिम पत्थर के बाथटब में यह अब तक ठंडा हो जाता। इसलिए अगर आप इस बाथटब की सबसे विस्तृत टेस्टिंग मिस नहीं करना चाहते, असली इस्तेमाल के बाद सभी आंकड़ों और टिप्पणियों के साथ, तो बड़ा सा लाइक जरूर दबाएं। पेसनी याशी कोसिया का चैनल सब्सक्राइब करें। रूट्यूब, वीके ग्रुप, टिकटॉक और जेन पर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के नीचे हैं। घंटी भी दबाएं ताकि सही जानकारी मिलती रहे। दुनिया में शांति बनी रहे। धन्यवाद। वीडियो की शुरुआत में मैंने वादा किया था कि बड़ा कोस्याक मैं हूं। छोटा ये कि सिफॉन को थोड़ा सतह में डुबाना बेहतर है, जिससे कुछ पानी बच जाता है। साथ ही प्रोजेक्ट के अप्रत्याशित अंत के बारे में भी बताया। जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए यह सच में अप्रत्याशित है।